हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। सुरजी, आज के लेक्चर में मैं आपका जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ यूनिट नंबर 3, पार्टनरशिप अकाउंट्स का एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जो है ये आपने इसमें किस तरह से अकाउंटिंग करनी है एंड ऑल। देखो, जब भी पार्टनर एक एडमिट होता है तो काफी सारी एडजस्टमेंट्स जो हैं वो हमारे अकाउंट्स में की जाती हैं। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट्स बनते हैं। मतलब जब भी मैं एक नए पार्टनर को अपने पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करने जा रही हूँ तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं। उसकी वजह से जो भी गेन या लॉस आता है वो आपस में बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर्स बांटते हैं, जिसकी वजह से रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। दूसरा, नया जो पार्टनर एडमिट हो रहा है वो अपने साथ बिजनेस में गुडविल लेकर आता है तो गुडविल एडजस्टमेंट होगी। तीसरा, प्रॉफिट और लॉस आएगा रीवैल्यूएशन पर। और चौथी मेजर एडजस्टमेंट होगी जो भी रिजर्व्स हैं ऑलरेडी पड़े हुए हैं बैलेंस शीट में, वो रिजर्व्स जो ओल्ड पार्टनर्स ने इकट्ठे किए हैं प्रॉफिट्स को जमा करके, वो रिजर्व्स ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। देखो, ये चार मेजर एडजस्टमेंट्स तो होंगी ही होंगी। इसके अलावा जो फिफ्थ एडजस्टमेंट होगी रजे, वो होगी कैपिटल अकाउंट्स की। अब कैपिटल अकाउंट्स में कई बार आपको बोल दिया जाता है कि कैपिटल अकाउंट विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो वो आपको करना होगा। दूसरा, सिक्स्थ मेजर एडजस्टमेंट कौन सी होती है, कई बार सिक्स्थ मेजर एडजस्टमेंट आती है रजे कि सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियोज निकालना, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज निकालना। तो ये एडजस्टमेंट हम इस यूनिट में डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये एडजस्टमेंट्स किस किस तरह से हो रही है। तो सबसे पहले पार्ट पर आ जाओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब भी एक न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है फर्म में तो उस केस में वो क्या करेगा, न्यू वाला पार्टनर ओल्ड वाले पार्टनर्स की जितनी भी एसेट्स या लाइबिलिटीज हैं, ओल्ड वाले पार्टनर्स जितने ओल्ड वाले पार्टनर्स के केस में बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं, अगर उनकी वैल्यू चेंज हो रही है तो वो रीवैल्यू करे। देखो, रीवैल्यू, अब मेरी बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें पड़ी हैं बैलेंस शीट में रजे, मेजर दो चीजें हैं, एक तो एसेट्स हैं, राइट, और दूसरा है लाइबिलिटी। एक एसेट्स है और दूसरा है लाइबिलिटी। एसेट्स अगर इंक्रीज होंगे तो इसका मतलब एसेट का अकाउंट में डेबिट करूंगी, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। और अगर एसेट्स डिक्रीज होंगे रजे तो इसका मतलब रीवैल्यू एसेट्स का अकाउंट में क्या करूंगी, क्रेडिट करूंगी। एसेट डिक्रीज होने पर क्रेडिट होता है तो रीवैल्यूएशन का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। उसी तरह से लाइबिलिटी के केस में अगर लाइबिलिटी रजे हमारी इंक्रीज हो रही है तो उस केस में इंक्रीज लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, मतलब रीवैल्यूएशन का अकाउंट डेबिट हो गया। और अगर आपका लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो क्या होती है, डेबिट होती है, मतलब रीवैल्यूएशन का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो ये आप लोगों की बैलेंस शीट में चेंजेस आते हैं। तो हमारा जो रीवैल्यूएशन अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज जाएंगी वो कैसे जाएंगी, देखो मैंने आपको ये हैंड रिटन नोट्स में करवाया था। कहते अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, अगर एसेट्स वैल्यू डिक्रीज हो रही है, देन इन दैट केस जर्नल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट का अकाउंट अगर एसेट डिक्रीज होगा, और टू लाइबिलिटी का अकाउंट अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। दूसरा, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो एसेट का अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है, और लाइबिलिटी का अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि वो डिक्रीज हो रही है, और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो बेसिकली जो आप लोगों का रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, ध्यान से सुनना रजे मेरी बात, क्योंकि काफी सारे बच्चों को समझ नहीं आता कि मैम रीवैल्यूएशन में गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो रजे बेसिकली एसेट का इंक्रीज, राइट, और लाइबिलिटी का डिक्रीज। देखो, एसेट का इंक्रीज होना और लाइबिलिटी का डिक्रीज होना ये हमारे लिए क्या है, गेन है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो वो क्रेडिट साइड पर आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट की।
और अगर एसेट का डिक्रीज होना या फिर लाइबिलिटी का इंक्रीज होना, ये चीज है। तो उस केस में वो कौन से, वो क्या माना जाएगा, लॉस। आपका कोई एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, सॉरी डिक्रीज हो गई है, या लाइबिलिटी बढ़ गई है, तो उसकी वजह से रजे आप लोगों का जो आएगा वो लॉस है। और बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करोगे, तो बैलेंस करने पर अगर गेन ज्यादा है लॉस से, यानी कि आपकी अगर डेबिट साइड, क्रेडिट साइड जो है वो ज्यादा है डेबिट साइड से, तो उस केस में आपको आएगा प्रॉफिट। उस केस में आपको क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। ठीक है। अब एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अगर लॉस ज्यादा है और गेन कम है, तो देन इन दैट केस, यानी कि डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है, तो लॉस होगा। ठीक है। अब राजे आपका जो प्रॉफिट आएगा वो कौन से वाली साइड पर आएगा, इसका मतलब डेबिट वाली साइड पर आएगा। दिस प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स अकाउंट। प्रॉफिट हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है, क्योंकि प्रॉफिट की वजह से पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है, प्रॉफिट देना है ना पार्टनर्स को, तो दैट्स वाई उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और ये लॉस की वजह से रजे आपके पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। तो अगर आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा है, जनरल एंट्री उसकी क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन क्या ये प्रॉफिट न्यू पार्टनर को भी मिलना चाहिए, नहीं, ऑब्वियसली ये प्रॉफिट न्यू पार्टनर को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसने अभी अभी ज्वाइन किया, दैट्स वाई। तो ये प्रॉफिट जो है सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। किस रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। दूसरा, अगर रीवैल्यूएशन लॉस आ रहा है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपकी सारी रीवैल्यूएशन की एंट्रीज आएंगी। आप लोग वीडियो एक बार पॉज कर लेना और इन सारी रीवैल्यूएशन एंट्रीज को एक बार गो थ्रू कर लेना। एटलीस्ट पेपर में रीवैल्यूएशन अकाउंट गलत नहीं करना है रजत। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है व्हेन द रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स। अगर जो रिवाइज्ड वाली वैल्यूज हैं, मान लो पार्टनर्स रीवैल्यूएशन भी करना चाहते हैं, उसका गेन और लॉस भी लेना चाहते हैं, बट वो बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते। जस्ट अ मिनट अजय। हाँ जी अजय, लेकिन बैलेंस शीट में वो एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते। तो हम क्या करेंगे, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के साथ, देखो ध्यान से सुनो, मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाया ओरिजिनल वाला, वो कैसे बनाया, मैंने क्रेडिट साइड पर रजे एसेट की वैल्यूज इंक्रीज की और लाइबिलिटीज के केस में डिक्रीज की, यही किया ना क्रेडिट साइड पर। और डेबिट साइड पर रजे मैंने एसेट की वैल्यूज को डिक्रीज किया और लाइबिलिटी की वैल्यू को क्या किया, इंक्रीज किया। राइट। अब सपोज करो मेरे रीवैल्यूएशन अकाउंट से मुझे प्रॉफिट आया, दिस प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, राइट, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस हो गया। अब मैं क्या बोल रही हूँ, पार्टनर्स एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करना भी चाहते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में शो करना नहीं चाहते। तो वो क्या करेंगे, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट के साथ ही एक मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब वो रीवैल्यूएशन अकाउंट की सारी एंट्रीज को नलीफाई कर देंगे।
मतलब जो एंट्री उन्होंने डेबिट साइड पर डाली थी वो एंट्री वो क्रेडिट साइड पर डाल देंगे। जो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज की थी वो दोबारा से मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू इंक्रीज कर देंगे, और जो लाइबिलिटी की वैल्यू उन्होंने इंक्रीज की थी वो दोबारा से डिक्रीज कर देंगे। मतलब ये डेबिट वाली सारी एंट्रीज यहां आ जाएंगी, और जो क्रेडिट साइड वाली एंट्रीज हैं वो सारी एंट्रीज रजे आपकी एसेट अगर आपका इंक्रीज हुआ और लाइबिलिटी अगर आपकी डिक्रीज हुई, तो वो सारी एंट्रीज जो है वो कौन से साइड पर आ जाएंगी, डेबिट साइड। देखो अगर आपने रिवर्स कर दिया है तो इसका मतलब जो आपका पहले का प्रॉफिट आया था वो अब क्या बन जाएगा, लॉस बन जाएगा। दिस लॉस विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लॉस जो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में अगर अजय ये डेबिट होगा तो इसका मतलब कौन से पार्टनर्स को मिलेगा, सभी न्यू पार्टनर्स प्लस ओल्ड पार्टनर्स को मिला के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे। समझ गए मेरी बात। तो इस तरह से एंट्रीज, अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है द पार्टनर्स डू नॉट वांट टू चेंज द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, देन इन दैट केस जो पहले प्रॉफिट मैंने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया था, अब जब मैं सारी एंट्रीज रिवर्स करूंगी तो वही प्रॉफिट लॉस बन जाएगा। लॉस डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो सारे पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो ये देखो, तो जर्नल एंट्री फॉर मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने क्या लिखवाया, स्टेप वन तो सेम है कि आप रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करो एज इट इज जैसे बनता था, लेकिन इसके बाद वाली जो सारी एंट्रीज हैं रजे, वो आप क्या कर दोगे, वो आप लोग रिवर्स कर दोगे, रिवर्स ऑल एंट्रीज ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट टू मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेसिकली जो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किया था वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और जो क्रेडिट किया था वो डेबिट हो जाएगा, और जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में न्यू पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट का आपका प्रोविजन। उसके बाद रजे अगर हम लोग बात करें डिफरेंस, हाँ, वीडियो को पॉज करके एक बार ये डिफरेंस रजे जरूर रीड आउट कर लेना, ये आपके काम आएगा कहीं ना कहीं, और कई बार मैंने देखा है एक आधी बार क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं इस पे। अब जो यूनिट 3 के क्वेश्चंस है वो मैं लास्ट में लिखवाऊंगी आप लोगों को, कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं। इसके बाद आ गया रजे आप लोगों का जो टॉपिक है वो रिजर्व्स। जो बैलेंस शीट में रिजर्व्स पड़े हैं उसका क्या होगा। देखो, जो भी बैलेंस शीट में रिजर्व पड़े हैं वो ओल्ड पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट जमा करके रखे हुए हैं, तो दैट रिजर्व का जो हिस्सा है वो न्यू पार्टनर को नहीं मिलना चाहिए टेक्निकली। इसीलिए जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं वो रिजर्व न्यू पार्टनर के एडमिट होने से पहले ही जो है वो क्या कर लेंगे, पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मतलब जो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व या कैपिटल रिजर्व का बैलेंस पड़ा होगा तो जनरल रिजर्व का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्री आ जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर कई बार दिया होता है कि एक पार्टनर है उसने लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी, whenever a firm's liability is paid by the partner of the firm, तो वो रजे होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर ने अपनी पॉकेट से लाइबिलिटी पे ऑफ की है। तो दैट्स वाई रजे रीवैल्यूएशन का अकाउंट इसमें बीच में नहीं आएगा, लाइबिलिटी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी पे होगी है मतलब लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या होती है, डेबिट। और वो किसने की है, पार्टनर ने की है, पार्टनर को इसकी कंपनसेशन मिलनी चाहिए, इसीलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो ये आप लोगों का जनरल रिजर्व और लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट बन गया। अब रजे जो नेक्स्ट आप लोगों का पार्ट है वो पार्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में ये जो केसेस अलग अलग दिए हुए हैं ये मैं डिस्कस करूंगी, क्योंकि काफी सारे बच्चों को दिक्कत आ जाती है कि अगर न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करनी है, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
तो सबसे पहले एग्जाम्पल पर आते हैं। केस 1, केस 1 क्या है? कहते हैं व्हेन अ न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन बट द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द सेक्रीफाइस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर्स। जब न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, जैसे उन्होंने बोल दिया कि न्यू पार्टनर 1/3 शेयर के लिए एडमिट हुआ है और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2। अब ये जो पूरा शेयर था इसमें से 1/3 तो न्यू पार्टनर ही ले गया। अब ये जो न्यू पार्टनर को शेयर दिया है, ये कौन से वाले शेयर में से, ए ने दिया है या बी में से, ये नहीं गिवन। तो हम क्या करेंगे, देखो, जो फर्म का टोटल शेयर है, वेन एवर न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन एंड ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होता है, तो टोटल शेयर हो गया 1। उसमें से न्यू शेयर कितना, न्यू पार्टनर कितना ले गया, 1 - 1/3 इक्वल्स टू 2/3। तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो ये एक केक है, आप लोग 3 फ्रेंड्स हो, आप लोगों ने 3 फ्रेंड्स में से जो एक फ्रेंड है, सी है, उसने बोला कि मैं तो 1/3 हिस्सा लूंगा। ठीक है, तो ये 1/3 हिस्सा जो है वो हम उसी को दे देंगे। रिमेनिंग बच गया 2/3 हिस्सा। 2/3 हिस्सा जो है वो, उसमें क्या होगा, उसमें रिमेनिंग वाले जो दो ओल्ड फ्रेंड्स होंगे, ए एंड बी, वो ये कहेंगे जैसे हम पहले शेयर कर रहे थे वैसे ही कर लेते हैं। यानी कि जो 2/3 शेयर बचा है, इस 2/3 का 3/5 हिस्सा जो है वो ए को मिल जाएगा और 2/3 का 2/5 हिस्सा जो है वो बी को मिल जाएगा। तो बेसिकली इफ न्यू पार्टनर्स शेयर इज गिवन बट वो न्यू पार्टनर को शेयर किससे मिला है दिस इज नॉट गिवन, तो आप क्या करोगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पर ही जो रिमेनिंग शेयर है वो डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं केस 2 पर। केस 2 क्या है, अगर न्यू पार्टनर परचेज करता है अपना शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, मतलब किसी स्पेसिफिक पार्टनर से शेयर करता है, जैसे ए और बी 3:2 का रेशियो शेयर कर रहे थे, सी एक नया पार्टनर एडमिट हुआ 1/3 शेयर के लिए, सी एक नया पार्टनर एडमिट हुआ 1/3 शेयर के लिए। अब सी कहता है कि मैं 1/3 में से 1/9 हिस्सा जो है वो ए से लूंगा और 2/9 हिस्सा बी से लूंगा। मतलब किस पार्टनर ने कितना कितना केक दिया है, जैसे मान लो एक केक है, वो पहले ए और बी में डिवाइड हो रहा था 3:2 की रेशो में, लेकिन अब बीच में आ गया राजेश सी। सी कहता है कि ए वाले हिस्से में से मैं 1/9 लूंगा और बी वाले हिस्से में से 2/9, तो मेरा टोटल 1/3 शेयर बन जाएगा। तो सी का तो 1/3 शेयर हो गया, ए का न्यू शेयर कितना होगा, ओल्ड कितना था 3/5, और उसने सी को कितना दे दिया 1/9, माइनस करके जो भी आएगा राजे आपका, वो ए का शेयर हो जाएगा। उसी तरह से बी का शेयर 2/5 -1/9। तो केस 2 क्या है बेसिकली, कि यहां पर न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो दिया हुआ है, साथ ही के साथ ये भी दिया है कि उसने उस शेयर को किस पार्टनर से कितना अमाउंट में एक्वायर किया। अब आ जाते हैं केस 3। कहते हैं व्हेन द ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन। अब यहां पर डिफरेंस आता है और बेसिकली केस 2 और केस 3 में ही बच्चे गलती करते हैं। देखो राजे ध्यान से सुनो, A/B 3:2 की रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, ए ने अपना 1/3 शेयर सरेंडर किया, मतलब ए का 3/5 हिस्से का 1/3। रजे जब ये लिखा हो ना 1/3 RD साथ में लगाओ, तो समझ जाना कि हमने मल्टीप्लाई करना है, पहले ना निकालना है अमाउंट, कितना अमाउंट ऑफ शेयर जो है वो ए ने सी को दिया। मतलब ए कितना देगा सी को, 3/5 अपने शेयर का 1/3 हिस्सा। जैसे मान लो ये एक पिज्जा था जिसको ए और बी 3:2 के रेशो में डिवाइड कर रहे थे, बीच में अब सी भी आ गया। ए कहता है कि मैं अपने वाले हिस्से का टोटल 1/3 पोर्शन सी को दूंगा, मतलब अपने वाले हिस्से का 1/3 कितना आ गया 3/15, ये शेयर सी को मिलेगा। और बी कहता है कि मैं अपने वाले शेयर का
कितना पोर्शन लिखा हुआ है, 2/3 पोर्शन सी को दूंगा, तो ये आ गया राजे 5/15। समझ आ गई मेरी बात? तो ये मैंने ए के शेयर में से 3/15 जितना उसने सी को दिया था वो माइनस कर दिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगी। और बी के शेयर में से जितना 4/15 जो हमारा हिस्सा था जो उसने दिया था बेसिकली किसको, सी को, वो हम माइनस कर देंगे 2/15, तो ये केस 3 हो। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ जी रजत, अब उसके बाद आते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट है केस नंबर 4। अब केस 4 जो है वो बेसिकली क्या है, व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम वन, मतलब वो सी कहता है कि मैं सिर्फ ए से अपना प्रॉफिट शेयरिंग हिस्सा लूंगा, तो ये वो केस आ जाएगा। कहते हैं वेयर ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स, जो वो सिर्फ ए से एक्वायर करता है। मतलब ए के 3/5 हिस्से में से उसने 1/5 जो है वो ए को दे, सी को दे दिया, तो उसके पास कितना बचा, 2/5 शेयर बचा। ठीक है, बी का जो शेयर रहेगा वो सेम वही रहेगा जो उसका पहले था। बी का जो शेयर रहेगा वो वही सेम रहेगा जो उसका पहले था। ये केस 4 हो गया। उसके बाद आते हैं रजे केस 5 पर। केस 5 में व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड इन सर्टेन रेशो, जैसे 1/5 हिस्सा है तो 2:1 के रेशो में एक्वायर किया, मतलब 1/5 का 2/3 हिस्सा ए दे रहा है, कितना हो गया, 2/15। तो ए का शेयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए का शेयर कैलकुलेट करेंगे 3/5 माइनस 2/15 से, और उसी तरह से बी का आ जाए। तो राजे ये केसेस को बहुत ध्यान से करना। देखो ये गलत करने वाली चीज तो है नहीं, आप लोग +1 +2 में भी पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ के आते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों को जो है वो इसमें से गलती करनी पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद नॉर्मली क्या होता है, जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो उस केस में रजे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं। ऑब्वियसली एक ये केक है, अब इस केक में से पहले ये 2 हिस्सों में बट रहा था, अब ये 3 हिस्सों में बटेगा, मतलब 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये जो 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होगा उस केस में रजे हमारे जो ओल्ड पार्टनर है कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करेंगे। अब इस टॉपिक में बच्चों को क्या गलती लगती है या बच्चों को क्या समझ में नहीं आता, इस टॉपिक में बच्चे कहते हैं कि मैम सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला जो है क्या वो हमने अलग अलग अप्लाई करना है? नहीं, आप एक सिंपल, चाहे आप रिटायरमेंट का क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे आप डेथ का क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन कर रहे हो,
आपने क्या करना है, आपने सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो निकालने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर ऑफ पार्टनर्स माइनस न्यू शेयर ऑफ पार्टनर। अब राजिए इस फॉर्मूले से दो चीजें होंगी। दो चीजें क्या होंगी, ये शायद मैंने आपको पिछले वाले यूनिट में जब रिवीजन करवाई थी पिछले वाले यूनिट की, उसमें भी बताया था। अगर तो राजे आपका जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली आपका ओल्ड वाला शेयर ज्यादा होगा और जो न्यू वाला शेयर है वो कम होगा। इसका मतलब ऑब्वियस है ना कि मेरा ओल्ड शेयर ज्यादा है और न्यू शेयर कम है। तो इस केस में मैं क्या कर रही हूँ, इसका मतलब जो पार्टनर जिसका आपने ओल्ड माइनस न्यू किया है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर उसका ओल्ड शेयर ज्यादा था और न्यू शेयर कम आ रहा है, मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो वो पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो आप लोग क्या कर दोगे राजे, वो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो। उसी तरह से अगर ओल्ड माइनस न्यू का जो रिजल्ट आ रहा है रजे, वो आ रहा है नेगेटिव, तो इस केस में आप क्या, इस केस में मतलब क्या, न्यू शेयर ज्यादा होगा ओल्ड से, तभी नेगेटिव रिजल्ट आया। मतलब जिस भी पार्टनर का आप लोगों ने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो उसका जो कैपिटल अकाउंट है रजे, वो हम क्या करेंगे, उसका कैपिटल अकाउंट जो है वो हम डेबिट करेंगे। ठीक है। तो ये बस एक ही फॉर्मूला अप्लाई करो, ऐसा नहीं है गेनिंग रेशो का ये होगा, सेक्रीफाइसिंग का ऐसा होगा, ऐसा नहीं करना। एक ही फॉर्मूला अप्लाई करो, अकॉर्डिंगली उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो जो भी रिजल्ट आ रहा है। ठीक है ना। अब ये पार्ट मैंने आप लोगों को करवा दिया। इसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में वीडियो पॉज करके अगर आपको लगता है कि आपको ये इलस्ट्रेशन 5 करने की जरूरत है तो कर लेना, वरना रहने देना। ठीक है ना, क्लियर। चलो अब ये पार्ट हो गया। जस्ट इलस्ट्रेशन 6 है, इसके बाद उसके बाद इलस्ट्रेशन 7 हो गया, हिडन गुडविल। वैसे हिडन गुडविल का भी मैंने करवा दिया था। कई बार जो न्यू पार्टनर आ रहा है राजे, वो अपना गुडविल शेयर जो है वो कैपिटल अकाउंट में मिक्स करके लेके आता है। तो आपने कैसे निकालना है, जैसे मान लो मैंने ये एग्जांपल आपको गुडविल वाले पार्ट में करवाया था। इनकमिंग पार्टनर की जितनी भी कैपिटल है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो जाएगा। इसमें से माइनस कर दो कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस जो नेट एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस आ रहे हैं और रीवैल्यूएशन एंड ऑल से, और जो कैपिटल ब्रॉट इन करके लेके आया इनकमिंग पार्टनर, जो एक्सेस बचेगा राजे वो क्या होगा, गुडविल हो। जो एक्सेस बचेगा वो गुडविल हो। ठीक है। चलो अब एक मिनट आ जाओ। हाँ जी राजे, इलस्ट्रेशन 8 हिडन गुडविल देखो, इलस्ट्रेशन 8 में डिस्कस ही कर लेती हूँ। ए बी एंड सी आर, ए एंड बी आर पार्टनर्स जिसमें कैपिटल थी 7,000 की। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर विद 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। सी 8,000 एज कैपिटल लेके आया। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब देखो सी के शेयर के हिसाब से जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बनती है, सी का शेयर कितना है, 1/4 शेयर है, और 8,000 वो लेकर आया। राइट। तो मैंने ये एक हिडन गुडविल कैसे निकाली, जो भी उसकी टोटल कैपिटल बनती है 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना, 32,000। इसमें से माइनस कर दो ओल्ड वाले पार्टनर्स की कैपिटल 7,000। तो माइनस कर दिया 7,000, माइनस कर दिया बी की कैपिटल 7 और सी की कैपिटल भी माइनस कर दी। जो एक्सेस बच गया वो क्या है राजे, मेरी गुड, जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू। हाँ,
एक चीज ध्यान रखना, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में नॉर्मली जर्नल एंट्री क्या जाएगी? जर्नल एंट्री जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी रजे, वो जाएगी आपकी ओल्ड जो सेक गेनिंग पार्टनर्स है, सॉरी, गेनिंग पार्टनर्स हैं, उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाए। ठीक है ना? चलो, कितने अमाउंट से क्रेडिट या डेबिट होगा? जितना वो गेन या सेक्रीफाइस कर रहे हैं। वो आपने गेनिंग रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल ली होगी। ठीक है। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर का हमारा यहाँ पर जो रिवीजन है वो खत्म है। आप 2 मिनट्स का पॉज लो, और जितना भी एडमिशन ऑफ पार्टनर का आपका पेंडिंग पड़ा है, जो मतलब पेंडिंग इन द सेंस जो रिवीजन करनी है वो करो। फटाफट करो एक बार, तब तक मैं इसके क्वेश्चंस लिखवाऊं। हाँ जी रजे। तो अब यूनिट नंबर 3 के, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यूनिट 1 और 2 के लिखवा दिए थे। तो अब आपने जो यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चंस करने हैं, मैं पहले मॉड्यूल क्वेश्चंस लिखवा रही हूँ। इलस्ट्रेशन करना है रजे इसका, एक तो 6, 9 और 11, ये आप लोगों ने इलस्ट्रेशंस कर लेने हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका जो यूनिट नंबर 4 है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है?